अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक। तो आज जो है ना हम एपिडेमियोलॉजी की एक शॉर्ट सा टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है लेवल ऑफ प्रिवेंशन या स्टेजेस ऑफ डिजीजेस एंड प्रिवेंशन। ये असल में एक स्लाइड है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बातें हैं, मतलब इसमें डिस्कशन बहुत ज़्यादा है और इसमें हम जो है ना लेवल ऑफ प्रिवेंशन को डिस्कस कर सकते हैं। मतलब अगर हम बात करेंगे ना लेवल ऑफ प्रिवेंशन की, तो पहले हम ये देखेंगे कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या चीज़ है और असल में प्रिवेंशन है क्या चीज़। तो अगर आपको पता हो, हमने एपिडेमियोलॉजी में ये बात की है कि एपिडेमियोलॉजी में हम मोस्टली क्या करते हैं, एपिडेमियोलॉजी में हम प्रिवेंशन को डिस्कस करते हैं, प्रिवेंशन को। और प्रिवेंशन क्या चीज़ है, एक चीज़ को मना करना। मतलब अगर हम एक डिजीज़ को प्रिवेंट करें तो वो किसी भी बंदे को नहीं लगेगा। मतलब अगर हम उसको मना करें ना तो वो वहाँ पे वो डिजीज़ होगी ही नहीं। तो मतलब हमें इलाज की और इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक मिनट में यहाँ से इसकी सेटिंग को चेंज कर लेता हूँ, ये मैं फाउंटेन पेन कर देता हूँ तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो हमने बात की थी कि यहाँ पे हम क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, प्रिवेंशन को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, ये अभी भी हो रहा है, एक मिनट। अच्छा, इसको डी सेलेक्ट करना है। अच्छा, तो अब देख लें। तो हम पहले बात करेंगे प्रिवेंशन के हवाले से, फिर उसकी लेवल्स के हवाले से। तो अगर आपको याद हो, हमने प्रिवेंशन की बात की थी कि प्रिवेंशन असल में है क्या चीज़। तो प्रिवेंशन हम उस चीज़ को कहते हैं कि अगर हम किसी डिज़ीज़ के आने से पहले कोई जो है ना एहतियाती तदाबीर अपना ले और उस डिज़ीज़ को हम जो है ना आने से रोक दे, तो इसको हम प्रिवेंशन कहते हैं। मतलब अगर किसी डिज़ीज़ को मना करना है ना तो इसको हम प्रिवेंशन कहते हैं। एपिडेमियोलॉजी में हम मोस्टली क्या चीज़ करते हैं, हम पहले जो है ना क्या चीज़ डिस्कस करते हैं, प्रिवेंशन को डिस्कस करते हैं। मतलब ये कि ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस भी हम करेंगे, लेकिन पहला काम जो है ना वो हमारा क्या होगा कि हम एक डिजीज़ को प्रिवेंट करें। क्लियर? तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी लेवल के हवाले से। तो यहाँ पे अगर हम देख ले, यहाँ हमारे पास 4 लेवल्स हैं, ठीक है, 4 लेवल्स हैं। अच्छा, इथियोलॉजिकल फेजेस क्लियर है, एक हो गया प्री क्लिनिकल फेज और तीसरा है हमारे पास पोस्ट क्लिनिकल फेज। ये याद रख लिया करो। इथियोलॉजिकल फेज का क्या मतलब है, इथियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ कॉज। क्लियर है, कॉज को स्टडी करना, इसको हम इथियोलॉजी कहते हैं। तो इथियोलॉजिकल फेज का मतलब ये है कि क्या क्या कॉजेज है और उस कॉजेस की वजह से जो डिजीज हो रही है तो वहां पे हमारे पास कौन सी प्रिवेंशन हो सकती है। तो मतलब अगर किसी चीज की वजह से ये डिजीज कॉज हो रही है ना, तो हम उसको प्रिवेंट करने के लिए जो इक़दाम उठाएंगे उसको हम क्या कहते हैं, इथियोलॉजिकल फेज प्रिवेंशन कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आ जाते हैं किस चीज के हवाले से, अब बात कर लेते हैं इथियोलॉजिकल फेज की फर्स्ट नंबर 1। पहला जो है हमारे पास है सोशल और दूसरा है हमारे पास रिस्क प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। अब हमारे पास सोशल एंड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से। डिटर्मिनेंट्स का अगर आपको वर्ड याद हो, डिटर्मिनेंट्स की हमने बात की थी। डिटर्मिनेंट क्या चीज़ होती है, वो हमारे पास जितनी भी फैक्टर्स है जो डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इन्वायरमेंट हो गई तो ये डिटर्मिनेंट्स है। क्लियर है? मिसाल के तौर पर अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हो, वहाँ पे स्मोक ज़्यादा है, तो ये स्मोक जो है ना ये लंग कैंसर जो है ना क्या कर सकती है, लंग कैंसर को कॉज कर सकती है। तो स्मोक हमारे पास क्या हो गई, एक डिटर्मिनेंट हो गई। क्लियर है? तो सोशल और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, और इसके अलावा फिर जो है ना रिस्क प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फिर प्री क्लिनिकल फेजेस, क्लिनिकल फेजेस एंड पोस्ट क्लिनिकल फेज। ये तो हमारे पास हो गई फेजेस। अब इसमें हमारे पास पहले 2 जो है ना इसको हम क्या कहते हैं, सोशल इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स एंड रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को हम कहते हैं इथियोलॉजिकल फेज। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, ये हमारे पास ये क्या चीज है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन एंड प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या चीज होती है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन हम उसे कहते हैं कि जब भी अल्टर सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड देयर बाय अंडरलाइंग डिटर्मिनेंट्स। मतलब अगर कोई सोसाइटी में कोई चेंज आ गई है, कोई जो है ना
मतलब वहाँ की इन्वायरमेंट में, वहाँ के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ गई है, तो उसकी वजह से अगर मतलब डिजीज कॉज हो रही है, तो अगर हम वहाँ पे उसकी प्रिवेंशन करें ना, मिसाल के तौर पर एक जगह है वहाँ पे कूड़ा करकट नहीं था, अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है, उस गंदगी की वजह से, वो गंदगी क्या चीज़ है, वो डिटर्मिनेंट्स है ना, क्लियर है। तो अगर उसकी वजह से कोई डिजीज हो रही है ना, तो हम क्या कहेंगे कि अगर सोसाइटल स्ट्रक्चर या अंडरलाइन डिटर्मिनेंट्स में कोई चेंज आ गई है, अल्टरेशन आ गई है, तो उसको अगर हम प्रिवेंट करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कहते हैं, क्लियर है। अब अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया कि ये सोशल और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट, सोशल और इन्वायरमेंटल का क्या मतलब है कि जो सोशली रिलेटेड हो और इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड हो, तो उस डिटर्मिनेंट्स को अगर हम प्रिवेंट करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कहते हैं, क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात आ जाती है दूसरे नंबर की, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का क्या मतलब है, अल्टर एक्सपोजर दैट लीड्स टू डिजीजेस। मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर आप जो है ना हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो आपको खतरा होगा कि आपको क्या हो जाए, आपको कोविड-19 हो जाए, क्लियर, कोविड हो जाए आपको, तो मतलब आप एक्सपोज हो रहे हैं ना, आपकी एक्सपोजर हो रही है, और वो एक्सपोजर क्या करेगा, आपकी एक्सपोजर जो है ना वो आपको डिजीज कॉज करेगी, क्लियर है। तो मतलब जो एक्सपोजर आपका हो रहा है और उस एक्सपोजर की वजह से आप अपनी जो है ना क्या करें, प्रिवेंशन करें, उस एक्सपोजर से अपने आप को बचा ले, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल ये है कि मिसाल के तौर पर आप हॉस्पिटल, आपकी ड्यूटी लगी है और आपको पता चलेगा कि मेरी जो है ना ड्यूटी इस टाइम पे स्टार्ट होगी, तो हाई रिस्क ऑफ चांसेस क्या है, हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है ना उसकी चांसेस है कोविड। तो आप क्या कर ले, आप यहाँ पे वैक्सीन की जो है ना वैक्सीन क्या ले, वैक्सीन की शॉट्स लगा ले जो कोविड-19 के लिए यूज होती है। तो मतलब आपने क्या किया, आपने प्राइमरी प्रिवेंशन की ना, क्लियर है। सो द अल्टर एक्सपोजर्स दैट लीड टू द डिजीजेस, मतलब क्या है कि अगर आपको पता चले कि मुझे कोविड-19 हो सकता है, तो आपने वैक्सीन की इंजेक्शन लगवा दी। अच्छा, दूसरा मिसाल के तौर पर आपको जो है ना, आपको पता लग जाए कि मिसाल के तौर पर पेशावर में या मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में एक ऐसी डिजीज़ है कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो एक डिजीज़ जो है ना वो मुझे कॉज हो सकती है। तो जाने से पहले आपने क्या कर दिया, आपने प्रोपाइलेक्टिक ट्रीटमेंट कर दी। प्रोपाइलेक्टिक ट्रीटमेंट का क्या मतलब है कि जाने से पहले आपने वैक्सीन लगा ली, आपने जो है ना इक़दामात कर लिए ताकि आपको वहाँ पे डिजीज़ ना हो। तो मतलब उस एक्सपोजर को आपने क्या किया, अल्टर किया, मतलब उस एक्सपोजर को आपने चेंज किया विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। मतलब डिजीज अभी आई नहीं है लेकिन आपको पता है कि डिजीज मुझे आ सकती है, डिजीज मुझे जो है ना कॉज हो सकती है, तो उससे पहले पहले जो आपने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। अच्छा, अब सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। सो सेकेंडरी प्रिवेंशन, डिटेक्ट एंड ट्रीट। अब मिसाल के तौर पर आपको कोई डिजीज हो गई है, क्लियर है, तो आपको क्या करना है, आपको डिटेक्ट करना है और फिर उसको ट्रीट करना है, क्लियर है। मिसाल के तौर पर आपको कुछ साइन एंड सिम्टम्स हो गए हैं, तो अगर आपको साइन एंड सिम्टम्स हो गए तो आपने क्या करना है, आपने डायग्नोसिस करनी है ना। हमने अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख ले तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एपिडेमियोलॉजी हमें बता रहा होता है कि आपने क्या करना है, आपने पहले प्रिवेंशन करनी है। अगर मिसाल के तौर पर प्रिवेंशन नहीं हुई तो फिर आपने क्या करना है, डायग्नोसिस करनी है। अगर डायग्नोसिस जो है ना हो गई है कि डिजीज़ है तो फिर उसकी क्या करनी है, ट्रीटमेंट करनी है। तो मतलब पहले हमने प्रिवेंशन की बात की, फिर डायग्नोसिस की और फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट की, क्लियर है। तो मिसाल के तौर पर आपको कुछ साइन एंड सिम्टम्स हो गए हैं, सही है, टेम्परेचर हो गया है, फ्लू हो गई है, तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स, कोई भी डिजीज हो सकती है। तो आपने पहले क्या करना है, डिटेक्ट करना है और फिर उसको ट्रीट करना है, क्लियर है। तो जब भी डिटेक्शन और ट्रीटमेंट की बात आ जाती है ना, अब यहाँ पे हम डिजीज को प्रिवेंट कर रहे हैं लेकिन डिजीज ऑलरेडी जो है ना वो क्या हो गई है, वो आ गई है,
क्लियर है? तो मतलब जब डिजीज आपको कॉज हो गई है तो उस टाइम पे अगर हम उस डिजीज को प्रिवेंट करने जा रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं? पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस एट एन अर्लियर स्टेज व्हेन ट्रीटमेंट कैन बी मोर इफेक्टिव। क्या मतलब है पैथोलॉजिकल प्रोसेस का? क्या मतलब है? अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया है कि एक है हमारे पास फिजियोलॉजिकल और एक है हमारे पास पैथोलॉजिकल। क्लियर है? एक है हमारे पास फिजियो, दूसरा है हमारे पास पैथो। सो अगर हम यहाँ पे पैथोलॉजिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो ये वो प्रोसेस है जो डिजीज आपकी बॉडी में कर रहा है। क्लियर है? जो डिजीज आपकी बॉडी में काम कर रहा है इसको हम पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस कहते हैं। तो अगर पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए ना तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? मोर इफेक्टिव होती है। मतलब आपकी डिजीज को इतना टाइम नहीं हुआ, साइन एंड सिम्टम्स अपेयर हो गए हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं हुआ कि आप क्या करें, आप जो है ना इसको छोड़ दें। नहीं, आपने क्या करना है? आपने अर्ली डिटेक्शन करनी है। आपने अर्ली डिटेक्शन करनी है और जब आप अर्ली डिटेक्शन करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो है ना ट्रीटमेंट भी उसकी आसानी से हो जाएगी और उसकी ट्रीटमेंट जो है ना वो मोर इफेक्टिव होगी। तो मतलब इसमें डिफरेंसेस क्या है? हम वही प्रिवेंशन पे लगे हुए हैं। मतलब आपने पहले देखना है कि कोई डिजीज हो ही ना, अगर कोई एनवायरनमेंट इस तरह से है कि वो डिजीज कॉज कर सकती है तो उस एनवायरनमेंट को चेंज करो, उस सोशल मेयर्स को जो है ना चेंज करो। अगर आपको पता है कि फिर भी डिजीज आ सकती है तो आपने प्राइमरी प्रिवेंशन करना है। लेकिन अगर आपको अभी पता चले कि डिजीज हो गई है तो फिर आपने क्या करना है? आपने ये नहीं देखना, आपने इसमें ताखीर नहीं करनी, आपने सिंपली डिटेक्ट करना है और फिर उसको क्या करना है? ट्रीट करना है। क्लियर है? अब ये अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट का फायदा ये होगा कि आप जो ट्रीटमेंट करेंगे ना वो मोर इफेक्टिव होगा, क्योंकि जो आपके अंदर डिजीज है वो इतनी डेवलप नहीं होगी। तो जब वो इतनी डेवलप नहीं होगी तो उसकी वजह से जो मेडिसिन आप इंटेक करेंगे तो उसके असरात बहुत ज्यादा होंगे। क्लियर है? अब आ जाते हैं टर्शरी प्रिवेंशन के हवाले से। टर्शरी प्रिवेंशन सो क्या है? प्रिवेंट रिलैप्सेस एंड फर्दर डिटोरिएशन वाई फॉलो अप केयर एंड रिहेबिलिटेशन। क्या मतलब है? टर्शरी प्रिवेंशन का मतलब यह है कि आपने ट्रीटमेंट तो कर ली लेकिन फिर से वो डिजीजेस आ सकती है। क्लियर है? तो आपने क्या करना है? प्रिवेंट करना है, रिलैप्सेस करनी है उसकी और फर्दर डिटोरिएशन से बचाना है। मतलब आपने जो है ना ख्याल रखना है कि अच्छा एक डिजीज इसको हो गई है तो मतलब ये फर्दर जो है ना कोई कॉम्प्लिकेशन कॉज ना कर ले। कॉम्प्लिकेशंस आपने देखा होगा ना, एक डिजीज हो जाती है उसकी वजह से और बहुत सारे जो है ना डिजीजेस आ जाती है। मतलब अगर एक बंदे को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की वजह से किडनी फेलियर आ सकती है। अगर मिसाल के तौर पर एक बंदे को ब्लड इन्फेक्शन हो गया है तो ब्लड इन्फेक्शन की वजह से वो इन्फेक्शन सारी बॉडी में जो है ना क्या हो सकता है? फैल सकता है। तो मतलब आपने डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट तो कर लिए लेकिन उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो रिलैप्सेस हो गए। मतलब ये कि उसकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो। आपने उसकी कॉम्प्लिकेशंस को बचाना है, मतलब आपने कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं लेकर जाना। क्लियर है? तो प्रिवेंट रिलैप्सेस एंड फर्दर डिटोरिएशन। रिलैप्सेस का क्या मतलब है? कि ये बंदा आपसे ख़राब ना हो जाए और कोई और डिजीज इसको जो है ना कॉज ना हो जाए। तो हमने टर्शरी प्रिवेंशन में क्या करना है? हमने एडवांस मेडिकेशन करनी है, एडवांस टूल्स जो है ना वो यूज़ करने हैं, एडवांस इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं। तो उस एडवांस इक्विपमेंट्स का क्या फ़ायदा होगा कि एक तो रिलैप्सेस नहीं होगी और दूसरा जो है ना डिटोरिएशन नहीं होगा। डिटोरिएशन का मतलब ये है कि कॉम्प्लिकेशन कॉज नहीं होगी। इस तरह होता है कि अगर आप देख लें मिसाल के तौर पर आपको लंग इन्फेक्शन हो गई है तो लंग इन्फेक्शन की वजह से फिर आपको जो है ना और बहुत सारे मसले आ जाती है। क्लियर है? तो ये चीज़ें याद रख लिया करो। और इसके अलावा क्या है, मतलब आप प्रिवेंट रिलैप्सेस और फर्दर डिटोरिएशन को किस तरह से बचाएंगे, मतलब इसको पेशेंट को किस तरह से ठीक करेंगे, तो आपका जो है ना फॉलो अप केयर होगा और रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब ये है कि आपने रेगुलरली चेक करना है, आपने जो है ना फॉलो अप करना है कि मेरा जो पेशेंट है ये ठीक है, मतलब उसकी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट्स आ रही है
क्या वो ठीक आ रही है, मतलब उसमें जो ल्यूकोसाइट काउंट है वो ठीक है, या मिसाल के तौर पर कोई भी डिजीज़ है तो उसके हवाले से अगर आप उसकी टेस्ट करा रहे हैं तो क्या वो ठीक है, और अगर वो फॉलो अप कर रहे हैं तो आपने उसकी रिहेबिलिटेशन करनी है। रिहेबिलिटेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि उसको रिहेबिलिटाइज करना है, आपने उसको नई ज़िंदगी देनी है। क्लियर है? तो ये सारे हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास है प्रिवेंशन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। हमने कोशिश करनी है कि सोशल और जो इन्वायरमेंटल है ना, मिसाल के तौर पर ये वाला जो है सोशल और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स, यहां पे हमने क्या करना है, एक मिनट, हमने कोशिश करनी है कि सोशल या इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स में हम उसको प्रिवेंट कर लें। अगर हमने सोशल और इन्वायरमेंटल पे जो है ना उसको प्रिवेंट कर लिया तो इसको हम क्या कहते हैं, प्री मोडल प्रिवेंशन कहते हैं। क्लियर हो गया? हमारी कोशिश ही यही होगी कि हमने क्या करें, हम जो है ना प्रीमोडियल प्रिवेंशन को जो है ना प्रोमोट करें। क्लियर है? अगर उसके बाद वो जो है ना क्या नहीं होगी, मतलब वहां पे प्रिवेंट नहीं हुई, तो फिर हमने क्या करना है, प्राइमरी प्रिवेंशन करनी है। क्लियर है? उसमें हमारे पास रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स तो होंगे, मतलब रिस्क भी है ना, रिस्क ये है कि आप हॉस्पिटल जाएंगे, वहां पे आपको डिजीज हो सकती है, लेकिन आपने क्या करना है, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को जो है ना अपनाना है। क्लियर है? मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपकी जो है ना वो नहीं हुई, प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं हुआ, हो सकता है कि आपको सेकेंडरी प्रिवेंशन पे आना पड़े। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या चीज है, आपने डिटेक्ट करना है और ट्रीट करना है। क्लियर है? मतलब आपने क्या करना है, डिटेक्ट करना है और उसके बाद जो है ना उसको ट्रीट करना है। तो अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, हमारे पास क्या है, प्री क्लिनिकल फेज है। आप क्लिनिक की तरफ जो है ना मतलब उसकी प्री क्लिनिकल का मतलब यह है कि एक है हमारे पास क्लिनिकल फेज और दूसरा है हमारे पास प्री क्लिनिक, क्लिनिक से पहले। क्लियर है? तो आपने क्या करना है, डिटेक्ट करना है और उसको ट्रीट करना है। क्लियर? तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमारा जो मेन काम है वो क्या है, वो है हमारे पास डिटेक्शन एंड उसकी ट्रीटमेंट। उसके बाद पोस्ट क्लिनिकल फेज है। पोस्ट क्लिनिकल फेज का क्या मतलब है कि आपने उस डिजीज को जो है ना उसकी रिलैप्सिस और फर्दर डिटोरिएशन से बचाना है पेशेंट को, और उसकी फॉलो अप केयर करनी है और उसकी रिहेबिलिटेशन करनी है। तो ये हमारे पास क्या हो गए है, ये सारे हमारे पास है लेवल ऑफ प्रिवेंशन के, एक डिजीज को हम किस तरह से जो है ना प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने अगर याद रखना है ना तो मोस्टली एग्जाम्स में इस तरह से पूछा जाता है कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन को डिफाइन करें। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली क्या करना है, आपने बताना है कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन हम इसलिए यूज करते हैं कि एक डिजीज को हम प्रिवेंट करें एट सर्टन लेवल्स। वो सर्टन लेवल्स क्या है, सर्टन लेवल्स ये है कि या तो हम उसको इथियोलॉजिकल फेज में, आप अपने ही वर्ड्स में लिख सकते हैं, आपने बताना है कि हमने क्या करना है, हमने डिजीज को प्रिवेंट करना है। वो डिजीज प्रिवेंशन इस तरह होगी कि अगर डिजीज नहीं हुई तो और एक सोशल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से डिजीज हो रही है तो हम उसको उसमें अल्टरेशन करेंगे ताकि वो डिजीज प्रिवेंट हो जाए। फिर अगर वो प्रिवेंट नहीं हुई तो फिर हम जो है ना प्राइमरी प्रिवेंशन करेंगे, और अगर प्राइमरी प्रिवेंशन की वजह से भी नहीं हुई तो अगर एक डिजीज हो गई है, साइन एंड सिम्टम्स आ गए हैं, क्लियर है, तो अगर डिजीज हो गई है तो फिर हमने डिटेक्ट करना है और ट्रीट करना है, उसको इस तरह से छोड़ना नहीं है। हम उसकी डायग्नोसिस करेंगे फिर उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा सॉरी, क्लियर है? और उसके बाद हमने क्या करना है, टर्शरी प्रिवेंशन करना है। तो आपने ये सारा जो है ना ये सारा स्लाइड आपने डिफाइन करना है। ठीक है? तो ये एक शॉर्ट सा टॉपिक है लेवल ऑफ प्रिवेंशन के हवाले से। इसके बाद जो है ना हम हर्ड इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं, लेकिन ये मैं सेपरेटली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से भी और एपिडेमियोलॉजी के हवाले से भी। एपिडेमियोलॉजिस्ट को ये पता होना चाहिए कि डिजीज़ को हम कौन कौन से लेवल्स पे, कौन कौन से स्टेजेस पे प्रिवेंट करते हैं। ठीक है? तो तब तक के लिए इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।